Yes, so good evening all, good evening offline students, good evening online students. So आज सारे बच्चे सीए फाइनल के प्रिपरेशन के लिए आए हैं यहाँ पे। नवंबर 2022 में आपकी एग्जाम है या अटेम्प्ट है? एग्जाम है। सो आज अभी मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसलिए सब एग्जाम बोल रहे हैं ना। जनरली आप फ्रेंड्स को अगर आप बताते हो क्या बताते हो? नवंबर 22 में अटेम्प्ट है। ओके, सो फर्स्ट हमें यही माइंडसेट चेंज करना है कि हमारी एग्जाम है या अटेम्प्ट है। सो 10-12 तक आपकी क्या थी? एग्जाम थी, करेक्ट। सो आपने कभी भी आपके फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को बोला था क्या कि दिस ईयर मेरा 12th का अटेम्प्ट है, देखते हैं क्लियर हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट ईयर? कभी भी नहीं। सो हमारा 12th तक एटीट्यूड कैसे रहता था कि एग्जाम है, ये साल में एक ही बार करना है। लाइफ में आपने कभी सोचा था क्या कि ये 12th फिर से करना पड़ेगा या 10th फिर से करना पड़ेगा? कभी भी नहीं। बट सीए में आने के बाद क्या होता है? यस, ये एक ही इसमें क्लियर करना है, ऐसे माइंडसेट नहीं रहता है हमारा। सो सेल्फ स्टडी प्लान डिस्कस करने के पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस एग्जाम में हमें क्लियर होना ही है। नवंबर 22 में हमें क्लियर होना ही है, करेक्ट। जैसे लाइफ में हमें क्लियर है कि फर्स्ट एक ही बार करनी है, सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड ये एक ही बार करना है, वैसे आप क्लियर करो कि सीए का जो भी एग्जाम आप नवंबर 22 में एक ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, जितने भी सब्जेक्ट्स आप दे रहे हो वो आप एक ही बार देने वाले हो, मतलब लास्ट टाइम है ये। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। एंड मुझे बताओ कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है सीए का? एवरी पर सब्जेक्ट 40 एंड ओवरऑल 50, करेक्ट। यस। सो आपका गोल कितने का है? पास होना 484। ओके, ये कहाँ से नंबर आया 484? ओके ग्रेट, तो उतना मिनिमम चाहिए, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि एग्जाम्शन का टारगेट रखना है। ओके, सो हमें स्कोर हाई ही रखना पड़ेगा, करेक्ट। स्कोर हाई ही रखना पड़ेगा। 10-12 में 35% पे पास हो जाते हैं हम, करेक्ट। बट कभी आपने गोल 35% का रखा था कि 12th में 35 आ गए बहुत हो गया? गोल कितने का था? 80 अबाउ 90 अबाउ चाहिए थे। सो गोल उतना रखा, इसलिए हमें उतने मार्क्स आ गए, उतने परसेंटेज आ गए। हमने वो गोल रखा था इसलिए। बट सीए में आने के बाद हम क्या देखते हैं कि पास हुए तो भी बहुत हुआ। ओके, क्योंकि क्यों ऐसे होता है? क्योंकि सोसाइटी हमें वैसे बताती है। 10-12 के लिए सोसाइटी ने क्या टारगेट सेट करके रखा है हमारे लिए कि 90 अबाउ आने चाहिए, करेक्ट। इसलिए हम टारगेट 90 अबाउ रखते हैं। एंड सीए में आने के बाद सोसाइटी ने क्या गोल डिसाइड किया है हमारे लिए कि सीए में पास हुए तो भी बहुत हुआ, इसलिए हम गोल रखते हैं पासिंग का। एक्चुअली कैपेसिटी आपकी ज्यादा है, इसलिए आप तो सीए में आए ना। आपको 70% अबाउ थे फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक, करेक्ट। सो मतलब कैपेसिटी अबाउ 70% की है एंड हम टारगेट रख रहे हैं पासिंग का। सो आपको अबाउ 70 टारगेट रखना पड़ेगा। देखो हमने एग्जैक्ट 200-400 का टारगेट रखा, तो एग्जैक्ट मार्क्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ओके, उससे 10-20 मार्क्स कम आ जाएंगे। ओके, जब हम 90 का टारगेट रखते हैं तो 89-87 आ जाते हैं या 92 भी आ सकते हैं, बट एग्जैक्ट 90 आना तो रेयर चांस है। तो वैसे एग्जाम्शन के लिए भी जब आप बोल रहे हो तब एग्जैक्ट 60 का टारगेट रख के नहीं चलेगा ना, नहीं तो 59-58 आ जाएंगे। तो हमें टारगेट अबाउ 70 ही रखना है। एंड मिल सकते हैं क्या अबाउ 70? सीए के एग्जाम्स में मिलते हैं, फाइनल लेवल पे भी मिल सकते हैं ना। ऑल इंडिया रैंकर्स को मिलते हैं तो हमें भी मिल सकते हैं। सो उन्होंने जो किया वही करना है हमें। ओके, सो आज से पहले तो माइंडसेट चेंज करो कि ये हमारी एग्जाम है, अटेम्प्ट नहीं है। जो भी आप दे रहे हो सब्जेक्ट 4, 5, 8 वो क्लियर करने ही है। ओके, एंड वो भी 40-45 मार्क्स से नहीं, अबाउ 70 गोल रखना ही है हर एक सब्जेक्ट में। एंड जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें तो 75 अबाउ आने ही चाहिए। यस। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो दिस इज द मार्कशीट ऑफ
सीए फाइनल में 22 एग्जाम्स ऑल इंडिया रैंक 1 की मार्कशीट है ये। उसका स्कोर देखो, सबसे कम कितने मार्क्स है उसको, सबसे कम ही 70 है। ओके, ऑडिट में 70 एंड सबसे ज्यादा किस में है 90 इलेक्टिव पेपर जीएफआरएस। ओके, सो सीए फाइनल में ये मार्क्स आ सकते हैं, ये अभी सोसाइटी को पता नहीं है। जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स है वो बोलते हैं सीए में पास हुए तो भी बहुत हुआ। अभी इसने भी यही गोल रखा होता मीत शाह ने, तो उसका ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आता ना, करेक्ट। उसका गोल कुछ अलग रहेगा, बहुत अच्छे मार्क्स या रैंक का ही गोल रहेगा उसका, इसलिए ये उसको मार्क्स मिले हैं। ओके, 50 का टारगेट रख के ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो 70-80 मतलब हम जो टारगेट रख रहे थे कि अबाउ 70 चाहिए, उसके मिनिमम 70 है। जितना हम टारगेट कर रहे हैं उसके AR1 के सबसे कम वाले 70 है। ओके, सो ये मार्क्स आ सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्या करना है वो आज हम देखने वाले हैं। सो ये मैं मार्कशीट आपको चाहिए तो शेयर भी कर सकती हूँ। यस, ऐसे वाले मार्कशीट हमें देखने चाहिए जिससे मोटिवेशन मिलता है। यस, तो आपने कितने स्टूडेंट्स ने ये मार्कशीट ऑलरेडी देखी थी? नहीं देखी थी, या ऑल इंडिया रैंक 1 के पहले के मार्कशीट्स देखे थे कभी? नहीं देखे थे। ओके, सो इसलिए जनरल आप जब स्टडी से ब्रेक लोगे तो गूगल पे जाके AR1 दिसंबर 21 उसके बाद मई 21 ऐसे सर्च करो। ओके, कितने कितने मार्क्स मिल सकते हैं। 80-90 अबाउ तो उनका एक सब्जेक्ट में तो हमेशा रहता ही है AR1 का। जनरली इसी रेंज में AR1 आता है 640 के आसपास। सो ये करने के लिए आपको 3 सक्सेस मंत्रास कंप्लीट करने हैं। 3 सक्सेस मंत्रास में आपका अबाउ 50% गया हर एक स्टेप पे, तो आप आराम से अबाउ 50% जा सकते हो। अभी हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी की। सो कंसेप्ट क्लैरिटी हम एक ऑन एन एवरेज देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स रहेंगे आपको, 14 टॉपिक्स है हर एक सब्जेक्ट में, करेक्ट। एंड हमारा पासिंग क्राइटेरिया है 50%। तो आप मुझे बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, कि 14 टॉपिक्स अगर हम मानते हैं एक सब्जेक्ट में, तो मिनिमम 7 टॉपिक्स आपको कंसेप्चुअली समझे हैं क्या? 7 टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के आपके क्लासेस हुए रहेंगे ना अभी तक। ओके, सो सबको समझ में आ गए 7 टॉपिक्स। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिनिमम आप थम्स अप दिखा के भी रिप्लाई दे सकते हो या चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मिनिमम 50% सिलेबस सबको समझ में आ गया है, मतलब स्टेप 1 पे आप पास हो। ओके, कंसेप्ट क्लैरिटी में पूरे इंडिया को प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इंडिया में भी किसी को जाके पूछो सीए फाइनल स्टूडेंट, इतने कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है सीए फाइनल के कि मैम 14 टॉपिक्स थे, मुझे 4 ही टॉपिक समझे, बाकी 10 टॉपिक्स टीचर क्या बोल रहा था कुछ भी नहीं समझा। ये डिफिकल्टी लेवल है क्या कंसेप्ट की? बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, करेक्ट। नहीं समझा तो हम सेकेंड टाइम भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में तो सारे क्लियर है जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। फिर पासिंग परसेंटेज 10-12 ही होता है, करेक्ट। अभी का 12% लगा था बोथ ग्रुप का, एंड सिंगल ग्रुप का 20% लगा था। सो बाकी जो 80 स्टूडेंट्स है वो क्यों नहीं पास हुए, अगर उनको भी 50% टॉपिक्स कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो। सो इसके बारे में सोचा कभी कि कंसेप्ट तो क्लियर है, सारे टॉपिक्स, कितने 1-2 टॉपिक डिफिकल्ट जाते होंगे हर एक सब्जेक्ट के, फिर क्यों नहीं पास हो रहे स्टूडेंट्स? क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे गलत? प्रैक्टिस। सो सेकेंड स्टेप जो हम बोल रहे हैं रिवीजन सॉल्विंग प्रैक्टिस, वो कम पड़ती है। ओके, सो आपको क्या लगता है कितनी बार करनी चाहिए सॉल्विंग प्रैक्टिस? 3 टाइम्स 3 to 4 टाइम्स। ऑनलाइन स्टूडेंट? यस, मिनिमम 3 टाइम्स, करेक्ट। स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। ओके, ऑडिट 3 बार होके भी नहीं कम पड़ता है, ऑडिट के लिए 7-8 टाइम्स भी रिवीजन लग सकती है। ओके, एंड थर्ड इज पेपर प्रेजेंटेशन। सो हम मेनली डिस्कस करने वाले स्टेप 2 and 3 पे, क्योंकि 1 पे तो मुझे नहीं लगता किसी का प्रॉब्लम है।
ओके, सो स्टेप 2 एंड 3 कैसे करने हैं वो हम देखते हैं। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस, रिवीजन मतलब सॉल्विंग प्रैक्टिस, हाँ, रिवीजन मतलब रीडिंग नहीं, बिल्कुल भी रिवीजन मतलब रीडिंग नहीं करना है, एक्चुअल सॉल्विंग प्रैक्टिस करना है। एंड जनरली मैं 4 to 5 टाइम्स रिवीजन बताती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स जब सीए होके आ जाते हैं पेढ़े देने के लिए, मिठाई देने के लिए, मैं पहले उनको पूछती हूँ कि रिवीजन कितनी टाइम की थी, तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ऑडिट डीटी जैसे सब्जेक्ट के लिए 7 to 8 टाइम्स भी बताया है स्टूडेंट्स ने। सो ऑब्वियसली उतना ही करना पड़ेगा। एंड आप भी सोचो, आपने ऑडिट 7 टाइम्स पढ़ा है तो आराम से आप क्लियर हो जाओगे, करेक्ट, बट उतने बार रिवाइज होता नहीं है, वो प्रॉब्लम है। यस, सो देखते हैं क्या करना है इसके लिए। यस, सो देखो आपका पाथ कैसे होने वाला है। मेन हमारा गोल है टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनने के लिए एग्जाम पास करनी पड़ेगी हमें। एग्जाम कैसे पास होंगे, अगर हम उस चेकर को कन्विंस कर पाए तो, करेक्ट। अभी चेकर कैसे कन्विंस होगा, एक ही ऑप्शन है हमारा, पेपर अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए, करेक्ट, और दूसरा कुछ ऑप्शन है आपके पास चेकर को कन्विंस करने के लिए? नहीं, एक ही ऑप्शन है कि हमारा पेपर अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको पेपर प्रेजेंटेशन विथ कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा, करेक्ट। सो जब भी कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर लिखना है तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन, सॉल्विंग प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ओके, आप बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हो टीवी पे, तो वहां पे अगर कोई परफॉर्मर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है या उसका लो कॉन्फिडेंस आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या बोलते हो, इसकी प्रैक्टिस कम हुई है, ओके, इसलिए लो कॉन्फिडेंस है। एंड जो कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करता है कि जजेस भी अप्रिशिएट करते हैं उसको इजीली, तो उसका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है, करेक्ट, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाता है। सो आप भी जब एग्जाम लिखोगे तो कब आप कॉन्फिडेंटली पेपर लिख पाओगे, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है, प्रैक्टिस बहुत हुई है तो ही। एंड प्रैक्टिस बहुत करने के लिए पहले तो हमें कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, करेक्ट। सो स्टेप्स अगेन वही आ रहे हैं, देखो, कंसेप्ट क्लैरिटी, सॉल्विंग प्रैक्टिस एंड पेपर प्रेजेंटेशन, 3 सक्सेस मंत्र। यस, सो अभी हम कंसेप्ट क्लैरिटी की स्टेप क्लियर कर चुके हैं, सॉल्विंग प्रैक्टिस के स्टेज पे है हम, एंड देन हम टेस्ट सीरीज के साथ पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे, एंड मेन एग्जाम में आप कन्विंस करोगे चेकर को, ओके, एंड देन रिजल्ट के दिन यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सो इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज जो है 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। ये हमारे सारे ऑल इंडिया रैंकर्स है सीए फाइनल लेवल के, देन ये सीए फाउंडेशन के ऑल इंडिया रैंकर्स है। यस, सो टेस्ट सीरीज का पैटर्न कैसे होने वाला है बताती हूँ आपको। ये सीए फाइनल का देखो, 3 टेस्ट टोटल होने वाले हैं। सो फर्स्ट टेस्ट विल बी ऑन 50% सिलेबस, वो सिलेबस आपको मेल पे आ जाएगा। सेकेंड टेस्ट फुल सिलेबस की है एंड थर्ड टेस्ट भी फुल सिलेबस की है, ओके। फर्स्ट टेस्ट 50% सिलेबस की जो है वो 80 मार्क्स की है, एंड टाइमिंग भी इंस्टीट्यूट जैसे ही रखा है 1:45 to 4:30, ओके। जिनका फर्स्ट ग्रुप है 2 सितंबर से स्टार्ट होगी, जिनका सेकेंड ग्रुप है 8 सितंबर से स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं रहेगा पोर्शन वाइज के लिए, ओके। इलेक्टिव डायरेक्टली फुल सिलेबस में रहेगा। पहले हमने डिसाइड किया था नहीं लेंगे इलेक्टिव, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि मैम इलेक्टिव पेपर भी लो, सो हम इलेक्टिव पेपर ले रहे हैं। सो वो फुल सिलेबस में रहेंगे, 100 मार्क्स के, 1:45 to 5 टाइमिंग रहेगा उसका। एंड आप ये टेस्ट सीरीज घर से भी लिख सकते हो या क्लासरूम में आके भी लिख सकते हो, ओके। जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में आने वाले हैं आपको 1:30 को ही आना है, बिकॉज फर्स्ट 15 मिनट्स आई विल गाइड यू हाउ टू प्रेजेंट द पेपर, ओके। सो पेपर प्रेजेंट कैसे करना है इसका डिस्कशन आज हम नहीं करने वाले हैं, जब आप टेस्ट सीरीज के टाइम आओगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मेनली सॉल्विंग प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी वर्क क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लिखेंगे पेपर, तो आपको 12:30 को पेपर मेल पे आ जाएगा टेस्ट के दिन, एंड क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देने वाली हूँ उसका ऑडियो आएगा। सो आपके भी कोई फ्रेंड्स घर से लिखना चाहते हैं तो उनको भी वो सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, ओके। एंड देन 1 वीक के बाद आपको सारे चेक्ड पेपर्स विथ सजेस्टेड आंसर्स मिलेंगे, एंड जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ओके।
सो हर एक टेस्ट के हर एक सब्जेक्ट टॉपर को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें टॉप आने के लिए ट्राई करो। जनरली जो पास्ट एक्सपीरियंस है कि टेस्ट में जो टॉपर्स है वो आराम से सीए हो गए हैं। यस, सो टेस्ट के लिए आप सिंसियरली पढ़ के आ गए तो आराम से आपकी रिवीजन जो है वो टेस्ट के साथ ही होती है। सो पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज क्यों रखा है? क्योंकि आपका 3 बार रिवीजन होता है टेस्ट के साथ, एंड टेस्ट सीरीज के बाद भी आपके पास टाइम है 4th रिवीजन करने के लिए। ठीक है, सो अभी हम डेज डिवाइड करेंगे कि हमें फर्स्ट रिवीजन कब खत्म करनी है, सेकेंड कब, थर्ड, 4th रिवीजन कब खत्म करनी है। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो, या फिर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करके जाओ, जो मैं अभी सेल्फ स्टडी के प्लान के बारे में बता रही हूँ। यस, सो डे वाइज सेल्फ स्टडी प्लान फॉर सिंगल ग्रुप स्टूडेंट। सो कितने स्टूडेंट सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, आइदर फर्स्ट या सेकेंड? ओके, तुम्हारे बोथ ग्रुप्स हैं। ओके, यस, हैंड रेज करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। ओके ओके, यस, सो देखो फर्स्ट रीडिंग जो है, फर्स्ट रीडिंग मतलब अगर आपके लेक्चर्स चालू है तो वो भी फर्स्ट रीडिंग में इंक्लूड है, एंड आपके लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आपने खुद की सेल्फ स्टडी स्टार्ट की है तो वो फर्स्ट रीडिंग में इंक्लूड है। ओके, अभी तक है कोई ऐसे कि लेक्चर्स देखना बाकी है? नहीं, लेक्चर्स देख के हो गए हैं। ओके, सो 3rd वीक ऑफ अगस्त मैक्सिमम आपको फर्स्ट रीडिंग खत्म करना है। ओके, 3rd वीक ऑफ अगस्त, देन आपकी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगी, वो खत्म होनी चाहिए 2nd वीक ऑफ सितंबर। यस, अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो 2 सितंबर से ही है हमारी टेस्ट सीरीज, तो आपका 1st वीक ऑफ सितंबर तक होना चाहिए। अगर आप सेकेंड ग्रुप दे रहे हो तो 2nd वीक ऑफ सितंबर तक आपका फर्स्ट रिवीजन खत्म होना चाहिए। उसमें 50% सिलेबस ही है टेस्ट 1 में, तो आपने 50% भी सिलेबस रिवाइज किया तो भी चलेगा, बट आई विल रेकमेंड 80% सिलेबस आप रिवाइज करो। 50% टेस्ट का सिलेबस प्लस 30% कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नेक्स्ट 50% सिलेबस, बाकी 20% आप नेक्स्ट टेस्ट के साथ कंप्लीट कर सकते हो जो छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारी टेस्ट 2 है 1st वीक ऑफ अक्टूबर में। सो वहां तक आपका सेकेंड रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए फुल सिलेबस का। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 50% रिवाइज करोगे एंड नेक्स्ट 50% फ्रेश आपकी रिवीजन रहेगी। देन 3rd टेस्ट जो फुल सिलेबस की है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है। सो वहां पे आपकी 3rd रिवीजन होती है, एंड 3rd टेस्ट होने के बाद भी आपके पास टाइम है फॉर 4th रिवीजन, एंड अल्टरनेट डे आपकी एग्जाम रहती है तो वो रिवीजन तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, लास्ट डे रिवीजन। सो यहाँ पे 4 टाइम्स रिवीजन होती है। ये जो मैंने वीक्स लिखे हैं वो सेकेंड ग्रुप वालों के लिए लिखे हैं। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप वालों के 1 वीक पहले आ जाएंगे। सो उनको 2nd वीक ऑफ अगस्त में खत्म करना है फर्स्ट रीडिंग। 1st वीक ऑफ सितंबर में आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका सेकेंड रिवीजन होना चाहिए, एंड 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका 3rd रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप टेस्ट के हिसाब से ही रिवीजन करते जाओ। अगर आप पोर्शन वाइज टेस्ट नहीं लिख रहे हो तो भी आप इस हिसाब से टाइम टेबल लगा सकते हो, एंड आपको सिर्फ लास्ट टेस्ट देनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, टेस्ट नहीं दिया रिवीजन के लिए, टाइम टेबल के लिए भी आप उसका हेल्प ले सकते हो। अभी बोथ ग्रुप्स वालों के केस में देखते हैं। ओके, पहले इनका डे वाइज प्लान करके देती हूँ एंड देन बोथ ग्रुप्स वालों के बारे में डिस्कस करते हैं। बोथ ग्रुप्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कितने हैं? है कोई बोथ ग्रुप्स देने वाले? ओके, 2 है। यस, ओके, सो देखो फर्स्ट रीडिंग जो है आपके पास, फर्स्ट रीडिंग के लिए 30 डेज है, जो लास्ट 3rd वीक ऑफ अगस्त तक मैंने बताया था फर्स्ट रीडिंग करना है। सो 30 डेज अपॉन 4 सब्जेक्ट्स एक ग्रुप के, सो 7 डेज पर सब्जेक्ट है आपके पास, करेक्ट। अभी कुछ स्टूडेंट्स 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं डेली, कुछ स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट्स डेली लेते हैं। अभी जो नए 2 स्टूडेंट्स आए हैं, आप में से सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप?
सिंगल ग्रुप। ओके, सो अभी हम एक ग्रुप के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। सो मैंने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के लिए बोला है 3rd वीक ऑफ अगस्त तक। आपके लेक्चर्स देख के हो गए हैं क्या? हो गए हैं। ओके, सो फर्स्ट रीडिंग आपको 3rd वीक ऑफ अगस्त तक कंप्लीट करना है, मतलब 30 डेज है आपके पास एंड 4 सब्जेक्ट्स एक ग्रुप के। सो 7 डेज पर सब्जेक्ट है। डेली अगर आप 2 सब्जेक्ट्स लेते हो तो 15 डेज में आपको स्प्रेड करना है जो भी आपका सिलेबस है वो, एंड नेक्स्ट 50 डेज में बाकी 2 सब्जेक्ट्स का। सो नंबर ऑफ पेजेस और क्वेश्चंस काउंट करो सारे टॉपिक्स के, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 15 डेज करो। सो आपका डे वाइज प्लान यहाँ पे लग जाता है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के या नंबर ऑफ पेजेस भी आप ले सकते हो। एंड अगर आप 4 सब्जेक्ट्स डेली लेते हो तो आपको वो 30 डेज के ऊपर स्प्रेड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ऑल टॉपिक्स डिवाइडेड बाय 30 डेज करना है। ठीक है, समझ में आ गया डे वाइज प्लान कैसे लगाना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डे वाइज प्लान लगाना। ओके, कुछ भी आज मन हो रहा है FR का करते हैं तो FR किया, फिर 2 घंटे के बाद लग रहा है बहुत FR हो गया, अभी दूसरा ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट करते हैं, तो इस टाइप से नहीं होगा। ऑल इंडिया रैंकर्स के आप वीडियोस देखो, वो सारे प्लान के बारे में ही बोलते हैं हमेशा। ऑल इंडिया रैंकर है हमारे यहाँ CA गुरप्रीत सिंह सर। सो मेरा डिस्कशन होने के बाद सर भी आपके साथ बात करने वाले हैं। सो सेल्फ स्टडी का प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको सिर्फ गाइडलाइंस दे रही हूँ, आपके मन में कुछ अलग प्लान है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, बट प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट रीडिंग का। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड रिविजन, तो वहां पे 15 डेज आ जाते हैं। हाँ, ये आपको 30 डेज मिल रहे हैं फॉर फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद 15 डेज ही आने वाले फॉर ऑल रिमेनिंग रिविजन्स। तो उस केस में क्या करना है आपको, और डेज कम हो जाएंगे। सो 3 to 4 डेज ही आएंगे वहां पर सब्जेक्ट। ठीक है, देन फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स भी बता के रखती हूँ। बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत ही कम है, आपको 2nd वीक ऑफ अगस्त तक ही फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 2nd वीक ऑफ अगस्त, देन 1st वीक ऑफ सितंबर। सो 15 डेज में फर्स्ट रिवीजन खत्म करनी है, देन सेकेंड रिवीजन अगेन 15 डेज मिलेंगे, एंड थर्ड रिवीजन के लिए अगेन 15 डेज। सो ये जो हमारा टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल है उस हिसाब से मैंने ये डेज बताए हैं। ठीक है, एंड आपका डे वाइज प्लान देखो कैसे आ रहा है। सो 21 डेज बाकी है अभी 2nd वीक ऑफ अगस्त तक, एंड 8 सब्जेक्ट्स है। सो अराउंड 3 डेज में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का फ्रेश बाकी है कि पूरा सब्जेक्ट ही बाकी है, ऐसे है नहीं, थोड़ा थोड़ा आपने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। देन 2 सब्जेक्ट्स अगर आप डेली लेते हो तो 5 डेज है आपके पास, 5 डेज में 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। एंड अगर आप 4 सब्जेक्ट्स डेली लेते हो तो 10 डेज में 4 सब्जेक्ट्स एंड नेक्स्ट 10 डेज में 4 सब्जेक्ट्स। सो आपको जो भी नंबर ऑफ पेजेस या क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन डिवाइडेड बाय ये 5 डेज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये इस टाइप से भी आप प्लान कर सकते हो। आपका कुछ अलग प्लान है तो वो भी आप मेरे साथ सेशन के बाद डिस्कस कर सकते हो। सो अभी ये स्प्रेड होने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ पेजेस आपने स्प्रेड कर दी है, डे वाइज प्लान लगाया, तो एग्जैक्टली स्टडी कैसे करना है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में जाते हैं, मतलब जिसको आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बोलते हो, FR SFM। सो कॉस्टिंग है क्या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स अभी? उसमें तो थ्योरी क्वेश्चंस ही ज्यादा आ रहे हैं, यस, बट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स का स्टडी कैसे करना है देखते हैं। पहले तो हर एक टॉपिक की आपके पास समरी होनी चाहिए, ओके, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और फॉर्मूला अगर है उस टॉपिक में तो फॉर्मूला बैंक आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की लिस्ट होनी चाहिए जिससे आप उस टॉपिक के कंसेप्ट फटाफट देखोगे, एंड देन यू विल गो फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिस डायरेक्टली। ओके, कंसेप्ट्स रीड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में फॉर्मूला या कंसेप्ट्स आप देख सकते हो, एंड देन सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए जाना है। सॉल्विंग प्रैक्टिस में आपके पास क्वेश्चन बैंक अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस पर टॉपिक होने चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक है तो नहीं, तो बहुत छोटा है तो 7 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस तो होने चाहिए हर एक टॉपिक के फॉर सॉल्विंग। सो फर्स्ट सॉल्विंग के टाइम आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है,
एंड उसमें से जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करोगे या ए मार्क करोगे, सो उसको हम क्या बोलते हैं, एबीसी एनालिसिस। सो ए, बी एंड सी कैटेगरी में आपने किए हुए हैं क्या मार्किंग, बताओ कितने स्टूडेंट्स ने किया है, मार्किंग किया हुआ है, ग्रेट। सो नेक्स्ट रिवीजन में आपको क्या करना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट मार्क किए हुए हैं उतने ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने रिवीजन का मतलब आपको पहले ही बोला था, रीडिंग नहीं है, रिवीजन मतलब सॉल्विंग करना है। सो नेक्स्ट टाइम आप फिर से सॉल्व करोगे। सो आपको सवाल होगा कि मैम सारे क्वेश्चंस कैसे अभी सॉल्व करेंगे, ओके, उतना टाइम नहीं है। तो जितने भी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं वो आप डिटेल में सॉल्व करोगे, एंड बाकी रफ में सॉल्व किए तो भी चलेगा, बट रीडिंग कौन सा भी क्वेश्चन मत करो, उसका फायदा नहीं होता है। एंड सारे क्वेश्चंस रफ में सॉल्व करके भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि आज जितने स्टूडेंट्स कुछ जो फेल हुए वो भी डिस्कस करने के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया मैम हमने सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्विंग किया था। सो वहां पे एग्जाम में जाके प्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं समझ में आ गया, क्योंकि कभी डिटेल सॉल्व किया ही नहीं था, स्टडी के टाइम सिर्फ रफ कैलकुलेटर पे किया एंड डायरेक्टली एग्जाम में लिखने के लिए ट्राई किया। इसलिए आप सारे क्वेश्चंस रफ में सॉल्व नहीं करोगे, एंड सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करने के लिए भी टाइम नहीं है। सो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे प्रेजेंट करते, एंड बाकी क्वेश्चन आप रफ सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे। ओके, ये बहुत इजी है, इसलिए सिर्फ रीड करते हैं इसका आंसर ऐसे मत करो, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। उसके बाद आपको और एक चीज करनी है, प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट नोटबुक। तो आपके पास सारे टॉपिक्स के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप एडजस्टमेंट नोटबुक बनाओ। सो एडजस्टमेंट नोटबुक मतलब क्या करना है, 4 कॉलम्स करने हैं उसमें। फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर लिखो एंड पेज नंबर लिखो बुक का, उसके साथ साथ नोटबुक का पेज नंबर, इसलिए नोटबुक को पेज नंबरिंग चाहिए क्योंकि नोटबुक में उसका सॉल्यूशन रहेगा। सो नोटबुक का पेज नंबर लिखना है, ये सब फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। सेकेंड कॉलम में आप लिखोगे उस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, एंड थर्ड कॉलम में लिखना है उसकी ट्रीटमेंट। सो इससे आपका पूरा सिलेबस आप 2-3 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि एडजस्टमेंट नोटबुक अलग से है आपके पास। कुछ स्टूडेंट्स यही एक्सरसाइज करते हैं बट वो मेन बुक में ही करते हैं, क्वेश्चन के बाजू में लिखते हैं। तो आप लास्ट डे रिवाइज करना है तो वो पूरा बुक आपको देखना पड़ेगा, करेक्ट। बट ये अलग से नोटबुक है, जैसे कि फॉर्मूला बैंक भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैडम जो टॉपिक आएगा ना तभी हम फॉर्मूले देख लेंगे उसके, फिर आपको 5 मिनट में फॉर्मूले सारे रिवाइज करने हैं, तो वो एक साथ नहीं है तो कैसे रिवाइज करोगे 5 मिनट्स में। सो फॉर्मूला बैंक भी आपकी अलग से चाहिए, एंड ये एडजस्टमेंट नोटबुक करो ही, ये ऑल इंडिया रैंकर्स जो करते हैं ना वो सब मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो एडजस्टमेंट नोटबुक एंड फॉर्मूला बैंक होनी चाहिए। मैंने ये भी बताया आपको कि आपके पास टाइम नहीं है सारे टॉपिक्स के लिए ये करने के लिए, तो छोटे टॉपिक्स का नहीं किया, वो बाजू में ही क्वेश्चन के इधर कर दिया तो भी चलेगा, बट जो बड़े टॉपिक्स है उसकी तो आप अलग से एडजस्टमेंट नोटबुक करो ही, ठीक है। ओके, yes, then next is classification in ABC, ये ऑलरेडी आप कर रहे हो, ओके, इंपॉर्टेंट मार्क करना। देन टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या कि हम जो सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं घर पे क्वेश्चन, कोई भी एक, ओके, कुछ क्वेश्चंस, यस। सो लास्ट टाइम मैंने बताया था ये तुम्हें, हाँ, तो उसका तुम्हें फायदा हो रहा है, हाँ, अभी और करना है, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो, बट वो तुम्हें स्टडी के टाइम ही समझा ना कि और टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है, ओके। जिन्होंने टाइम लगा के सॉल्व किया ही नहीं उनको पता ही नहीं है ना 3 आवर्स में पेपर होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो पाएगा क्या, क्योंकि राइटिंग की अभी आदत गई है ना, ओके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, घर पे सॉल्व करते वक्त भी टाइमर लगा के ही सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। सो टाइमर कैसे लगाना है,
आपके 3 आवर्स होते हैं पेपर के, मतलब 180 मिनट्स, उसमें से 10 मिनट्स निकाल दो, वो एडमिट कार्ड अटेंडेंस उसमें जाता है, मतलब इफेक्टिवली 170 मिनट्स है हमारे पास फॉर राइटिंग एंड 100 मार्क्स का पेपर, मतलब 1.7 मिनट्स है पर मार्क। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन 17 मिनट्स में होना चाहिए। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है आपका, वो कितने मिनट्स में होना चाहिए? 34। ओके, सो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाता है एसएफएम का क्वेश्चन आप कौन सा कर रहे हो, तो ये 8 मार्क्स के लिए आएगा। सो 8 इंटू 1.7 करो तो वो अराउंड 13 मिनट्स के आसपास आ जाता है। सो 13 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करके देखो। एफआर में कंसोलिडेशन के वगैरह क्वेश्चन 16 मार्क्स 20 मार्क्स को आते हैं, मतलब मैक्सिमम एक क्वेश्चन 34 मिनट्स में होना चाहिए, उससे ज्यादा कौन से भी क्वेश्चन को टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो इस हिसाब से आप अंदाजा लो, क्वेश्चन देख के आपको समझेगा कि ये 12 मार्क्स को आएगा, 10 मार्क्स को आएगा, इंटू 1.7 करो, टाइमर लगा के सॉल्व करो। ये आपने ए वाले क्वेश्चंस के लिए किया तो भी बहुत हुआ, क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके विद इन टाइम हो रहे हैं तो इजी क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे ना विद इन टाइम। सो जो इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं वो आप सेकेंड एंड थर्ड सॉल्विंग के टाइम भी ये कर सकते हो। फर्स्ट सॉल्विंग के टाइम नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हम सॉल्व कर रहे हैं, बट जब सेकेंड टाइम आप इंपॉर्टेंट आपके पास मार्क किए भी रहेंगे उसमें आप टाइमर लगा के सॉल्व करो इसको। ओके, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, एक तो आपको टाइम की आदत होगी एंड जिससे आपका टेंशन जाएगा। जो एग्जाम में मेनली टेंशन आता है कि टाइम पे होगा या नहीं, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम सेम क्वेश्चन हमने घर पे सॉल्व किया था तब आंसर आया करे, एंड एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाए सेम क्वेश्चन, तो घर पे टाइम का प्रेशर नहीं था ना, एंड एग्जाम में वो टाइम प्रेशर आया इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए। ओके, उसके बाद 4 to 5 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी बताया। 2-3 टाइम्स अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होता है एग्जाम में पता है, मैम ये क्वेश्चन देखा हुआ है कहाँ, तो उतना ही होता है, बट सॉल्व कैसे करना है वो नहीं समझता है। सो उससे ही समझता है कि इसकी सॉल्विंग प्रैक्टिस 2 टाइम्स हुई है, क्योंकि 2-3 टाइम से आपको सिर्फ क्वेश्चन समझेगा, अरे हाँ यहाँ ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ था मैंने, बट आपको एक्चुअल सॉल्व करना भी आना चाहिए ना, सिर्फ रिकॉग्नाइज करके क्या फायदा। ओके, ये भी बताते हैं कि ये मॉड्यूल के लेफ्ट पेज पे था, वो भी याद आता है, बट सॉल्व कैसे करना है वो याद नहीं आता। तो उसके लिए 4 to 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। मैंने पहले स्लाइड में ही आपको बताया कि किस कंसेप्ट क्लैरिटी की वजह से कोई भी फेल नहीं हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो बिकॉज ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिस कम पड़ गई, एंड 2 to 3 टाइम से होने वाला नहीं है, 4 to 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस लगती ही है। सो देखो, एक ही एग्जाम में हम 4 to 5 टाइम सॉल्विंग करेंगे ना, लास्ट अटेम्प्ट में 2 बार हुआ, दिस अटेम्प्ट में 2 बार, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2 बार, सो ऐसे 6 टाइम्स हो गया, बट उसका रिजल्ट क्या है, फेल। बट एक ही एग्जाम के लिए 6 बार रिवाइज किया तो उसका रिजल्ट पास आएगा ना, करेक्ट। तो 6 टाइम रिवाइज करना ही है तो एक एग्जाम के लिए करो। इसके बाद मैंने और एक पॉइंट लिखा है 5 स्पीड्स। सो स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि अगर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका रीजन है कि राइटिंग स्पीड मेरा स्लो है इसलिए पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, बट टोटल 5 स्पीड्स है जिसके ऊपर आपको काम करना है, जिससे आपका पेपर कंप्लीट होगा। सो देखो, आप एग्जाम में जाने के बाद फर्स्ट क्या करते हो, फर्स्ट 15 मिनट्स क्या रहता है, रीडिंग टाइम। ओके, सो आपका रीडिंग स्पीड कितना है, सो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन लास्ट लाइन से पढ़ना चाहिए, स्टडी करते वक्त भी एंड एग्जाम में भी। पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, हम क्या करते हैं फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट उस डेटा का क्या करना है वही पता नहीं रहता ना। बट हमने पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ी है तो हमें पता है क्या करना है, एंड उस डायरेक्शन में हम थिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं ना कि डेटा का क्या करना है। सो हमेशा याद रखो ये 8 सब्जेक्ट्स के लिए, स्टडी करते वक्त भी एंड एग्जाम के टाइम भी, कि क्वेश्चन की लाइन पहले पढ़नी है, उससे आपका रीडिंग टाइम सेव होता है। ठीक है, सो रीडिंग आपका स्पीड कैसा है, रीडिंग करने के बाद इंटरप्रिटेशन स्पीड। तो कुछ स्टूडेंट्स को 2 बार पढ़ के ही क्वेश्चन समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स को 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, ऑडिट में तो कितनी बार पढ़ना पड़ता है। ओके, सो सेकंड इज इंटरप्रिटेशन स्पीड, देन थर्ड इज प्रेजेंटेशन, थिंकिंग, रिकॉलिंग। सो ऑडिट में रिकॉल करने में टाइम जाता है, वर्ड्स रिकॉल, कीवर्ड्स रिकॉल करने में,
एंड इसमें प्रेजेंटेशन कहाँ से आंसर स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए वहां पे टाइम जाता है कि आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, सो रिकॉलिंग टाइम। देन फोर्थ इज कैलकुलेटर का स्पीड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए। सो आपको कैलकुलेटर सॉल्विंग प्रैक्टिस की आदत है, 4-5 टाइम्स आपने सॉल्विंग प्रैक्टिस की है तो आपका कैलकुलेटर का स्पीड ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। एंड आपके पास कैलकुलेशन के टेक्निक्स भी होने चाहिए, ट्रिक्स भी होने चाहिए कैलकुलेटर के। सो जनरली FRSFM के टीचर्स बताते हैं वो ट्रिक्स, तो वो सारे ट्रिक्स अप्लाई करो। एंड फिफ्थ इज योर राइटिंग स्पीड, ओके। सो ये पांचों स्पीड के ऊपर आपको काम करना है। एंड वो हमें कब समझेगा कि कौन सा स्पीड अच्छा है, आपने सॉल्विंग किया तो ही समझेगा। आप रीडिंग करते हो तो आपको ही पता नहीं रहता है कि आपका कैलकुलेशन में टाइम जा रहा है या रिकॉलिंग में जा रहा है या इंटरप्रिट करने में जा रहा है। सो ये एनालिसिस आपको ही करना पड़ेगा स्टडी के टाइम भी एंड एग्जाम लिखते वक्त भी, क्योंकि चेकर तो ये नहीं कर पाएगा। चेकर को कैसे पता चलेगा ना कि आपका कौन सा स्पीड स्लो है, चेकर सिर्फ रिमार्क देगा ट्राई टू सॉल्व एंटायर पेपर, ओके। तो कौन से स्पीड की वजह से, कौन सा स्पीड कम होने की वजह से पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ये एनालाइज आपको करना है, क्योंकि पेपर कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम 10-20 मार्क्स का ही नहीं सॉल्व किया, 80 का सॉल्व किया है पेपर, बट ये आप क्यूमुलेटिव थिंक करो कि 8 सब्जेक्ट्स का 20-20 मार्क्स का छूट गया, मतलब टोटल 160 मार्क्स का पेपर ही, एग्जाम ही आपने नहीं लिखी है। मतलब जो भी स्कोर है वो आउट ऑफ 800 है ही नहीं आपका स्कोर, आउट ऑफ कितना हुआ वो 640 ना, आउट ऑफ 640 आया वो स्कोर। एंड अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 400 मार्क्स का है, बट आपने ही 20-20 मार्क्स का नहीं लिखा, मतलब 80 मार्क्स का आपने किया ही नहीं है, तो जो भी स्कोर आया वो आउट ऑफ 320 आ रहा है। सो 80 में से वहां पे 40 तो आ जाते, 160 में से अराउंड 80-90 कुछ तो मार्क्स आ जाते ना। सो कितना बड़ा अमाउंट हो रहा है वो, कितने बड़ा मार्क्स हो रहे हैं ना, करेक्ट। वो पर सब्जेक्ट छोटा लगता है कि 15-20 मार्क्स का ही नहीं लिखा है, बट क्यूमुलेटिव वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए पेपर कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 95 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगेन ऑल इंडिया रैंकर्स के वीडियो में भी मैंने ये बहुत बार देखा है कि 100 मार्क्स का कंप्लीट करना ही है पेपर, ये टारगेट रहता है उनका हमेशा, ठीक है। सो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए ये सब चीजें आपको करनी है, ओके। ABC एनालिसिस आप ऑलरेडी करते थे। इंपॉर्टेंट क्या है, टाइमिंग लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करो, स्पीड का एनालिसिस करो, एंड थर्ड थिंग इज एडजस्टमेंट नोटबुक प्रिपेयर करनी है। नाउ अबाउट थ्योरी सब्जेक्ट्स, ये थ्योरी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? नहीं, एक भी हाथ ऊपर नहीं आया है, 5 हाथ ऊपर है फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट। ये 7, वाओ ग्रेट, ओके। सो थ्योरी के लिए भी समरी होनी चाहिए, समरी ऑफ द टॉपिक। सो जनरली बहुत सारे टीचर्स अभी चार्ट्स भी देते हैं, ओके। सो चार्ट से आप फटाफट रिवाइज करोगे, या और एक आप कर सकते हो ऑडियो समरी, तो आजकल फैकल्टीज भी ऑडियो दे देते हैं, ओके। या आपके पास नहीं है तो आप खुद से, आपके पास अगर कोई चार्ट्स है तो वो चार्ट आप खुद से आवाज में रिकॉर्ड कर लो, सो वो ऑडियो रहेगा आपके पास। सो ऑडियो से बहुत हेल्प होता है कि बार बार गाना सुन के जैसे लर्न हो जाता है, वैसे ऑडियो बार बार आपने सुने तो आराम से वो लर्न हो जाएगा। एंड ये कैसे, चार्ट्स के लिए आपको बैठना पड़ेगा, चार्ट ओपन करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, बट आप थक गए हो, आज स्टडी नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो आप बैठे बैठे भी इसको सुन सकते हो, या आराम से पढ़ रहे हो तो आप ऑडियो ये सुन सकते हो, मतलब साइड बाय साइड आपका स्टडी भी चल रहा है, ओके। सो ऑडियोज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएंगे, या चार्ट से आप कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ फॉर्म में आपके पास समरी होनी चाहिए। आप डायरेक्टली ICI मॉड्यूल से रिवाइज नहीं कर सकते हो लास्ट डे को, ठीक है। सो ये आप चेक करो कि आपके पास समरी है क्या। देन मैंने लिखा है सॉल्विंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, सो ये लैक करते हैं स्टूडेंट्स थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन आंसर की सॉल्विंग प्रैक्टिस स्टार्ट की है ऑलरेडी, एक थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए? राइटिंग, क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग, बिना देख के आंसर लिखना, 2 स्टूडेंट्स।
ऑनलाइन में। तो आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में पोर हो गए। अभी आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि आप बिना देख के सॉल्व करते हो, एंड जब आंसर टैली हो जाता है तब कॉन्फिडेंस आता है ना। तो वो थ्योरी में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने लिख के देखा ही नहीं ना। आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तो मार्क किए होंगे, कीवर्ड्स मार्क किए होंगे आंसर में, करेक्ट? तो एटलीस्ट वो कीवर्ड्स रिकॉल हो रहे हैं ना, वो आपने चेक किया क्या? वो डायरेक्टली एग्जाम में चेक होता है कि अरे नहीं हो रहे कीवर्ड्स रिकॉल, अभी क्या करें? तो अभी खुद के वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, जिसको मार्क्स है भी नहीं, करेक्ट? आपने देखा होगा कि कीवर्ड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, फ्रेंड्स ने भी आपको बताया होगा कि अरे सिर्फ कीवर्ड्स लिख के आ जाओ, उसको अंडरलाइन करो, हो जाता है। बट उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, और हमें घर पे ही स्टडी के टाइम ही चेक करना पड़ेगा कि वो कीवर्ड्स रिकॉल हो रहे हैं या नहीं। ओके, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस मतलब क्या करना है? एटलीस्ट कीवर्ड्स तो लिख के देखो। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सीए फाइनल लेवल पे, उसका फॉर्मेट भी आपको पता है, प्रोविजंस, फैक्ट्स, कंक्लूजन। सो फैक्ट्स तो कॉपी ही करने हैं, कंक्लूजन 1 लाइन का आप लिख सकते हो। सो मेनली कौन से पैराग्राफ की हमें प्रैक्टिस करनी है? प्रोविजंस के पैराग्राफ की। सो उतने पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस की तो भी चलेगा। सो यहाँ पर भी याद रखो कि जो भी आपको समरी है वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में रिवाइज करनी है, रीड करनी है, एंड देन मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन आंसर्स पे ही करना है, सॉल्विंग प्रैक्टिस। सो देखो, जब आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, इनडायरेक्टली थ्योरी हो ही रही है ना, क्योंकि प्रोविजंस के पैराग्राफ में वही जो चार्ट में लिखा है वही लिखना पड़ता है। बट आपने सिर्फ चार्ट्स करके गए। कुछ स्टूडेंट्स खुद के नोट्स बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, एंड सिर्फ खुद के बनाए हुए नोट्स एक बार रिवाइज करके जाते हैं, एंड क्वेश्चन आंसर वो तो किया ही नहीं मैम, एंड फिर आ जाते हैं कि मैम 30s में मार्क्स आ गए, मैंने तो खुद के नोट्स भी बनाए थे, फिर भी मार्क्स नहीं आए। कैसे आएंगे? आपने सिर्फ नोट्स बनाए ना, वहां पे नोट मेकिंग की कंपटीशन थी क्या? वहां पे जो करना है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो हाउ टू प्ले क्रिकेट बुक पढ़ के होने वाला है क्या? बताओ। वो बुक 10 बार पढ़ी तो भी आएगा क्या? नहीं आएगा ना। आपको सिर्फ टर्म्स, कंसेप्ट समझ में आ गए, टेक्निक समझ में आ गया। टेक्निक तो हमें सबको पता है, बट हम सब नहीं खेल सकते। जिसने प्रैक्टिस की है वही खेल सकता है ना, करेक्ट? तो यहाँ पर भी आप जब नोट्स बना रहे हो या सिर्फ नोट्स पढ़ के जा रहे हो तो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आ गए। हाउ टू ड्राइव अ कार, ये वीडियो देखा मैंने 10 बार, तो कार आ जाएगी क्या मुझे? चलो 10 की जगह 100 बार देखते हैं, फिर कार आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। सो मुझे सिर्फ कंसेप्चुअली समझा, बट जब तक मैं कार ड्राइव करके नहीं देखती तब तक मुझे समझेगा ही नहीं ना कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो इसलिए थ्योरी का समझता ही नहीं है कि क्वेश्चन आने के बाद क्या आंसर लिखना है। कंसेप्चुअली सब समझा ही है, क्योंकि नोट्स इतने बार पढ़े हैं ना, तो कंसेप्चुअली समझा ही है, बट लिखना क्या है आंसर, ये जो क्वेश्चन है ना, तो वो स्टडी के टाइम ही आपका सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक है आपके पास, सबके पास, तो वो सॉल्व करो खुद से। तो जैसे आप न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हो ना, सेम थ्योरी के लिए वही करना है। तो आपको स्टडी के टाइम ही समझेगा कि कीवर्ड्स रिकॉल हो रहे हैं या नहीं। सो देखो, एक आंसर में अराउंड 10 कीवर्ड्स है, उसमें से आपको 6 to 7 कीवर्ड्स भी रिकॉल हुए तो भी सफिशिएंट है ना, करेक्ट? क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आउट ऑफ मार्क्स लाना डिफिकल्ट है। न्यूमेरिकल में आ सकते हैं, SFM FR में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पे जिद मत करो कि मैम 10 के 10 कीवर्ड्स रिकॉल होने चाहिए, नहीं, 6 to 7 भी रिकॉल हो गए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। आपको 3-4 कीवर्ड्स ही रिकॉल हुए तो वो क्वेश्चन आपको फिर से करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? सो 6 to 7 कीवर्ड्स, आपको मतलब क्या, 60 to 70% आंसर हमें रिकॉल होना चाहिए। एक्चुअल आंसर वो 20 लाइन्स का रहेगा मे बी, बट उसके 10 लाइन्स ही कीवर्ड्स के हैं। सो उतने 10 लाइन्स ही चेकर भी देखता है। आपको क्या लगता है चेकर पूरा 20 लाइन्स देखता होगा क्या? नहीं, वो भी वो 10 कीवर्ड्स ही देख रहा है, और उसमें से उसको 6 to 7 कीवर्ड्स मिल गए हमारे आंसर में, तो वो कितने मार्क्स देगा? 5 में से 4 मार्क्स तो देगा ही ना, 3-3.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, करेक्ट?
हर एक क्वेश्चन में मिनिमम 50% का टारगेट आप रख सकते हो थ्योरी सब्जेक्ट में। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2.5 आने चाहिए, 6 मार्क का है तो 3 आने चाहिए, तो ही ओवरऑल मिनिमम 50 आ जाएंगे। ठीक है, थ्योरी के लिए मैं और एक पॉइंट आपको बताती हूँ। फ्रॉम चेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि आप चेकर हो, ICAI के आप चेकर हो एंड आपको अराउंड 500 पेपर्स का बन जाता है चेकिंग के लिए। ठीक है, सो पहला पेपर आप कैसे चेक करोगे? पहले तो आप क्वेश्चन रीड करोगे, फिर एक्सपेक्टेड आंसर रीड करोगे, करेक्ट? फिर उसके बाद उसमें जो भी कीवर्ड्स है वो अंडरलाइन करोगे, या उन्होंने मार्किंग भी करके दिया होगा कि स्टूडेंट के आंसर में देखो ये कीवर्ड्स आए हैं क्या। अगर नहीं मार्किंग करके दिया है तो आप पहले करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर का हुआ। फिर स्टूडेंट का आंसर आपने देखा, फिर जो भी आपने सजेस्टेड में मार्क किया है वो आपने चेक किया कि ये कीवर्ड्स आए हैं क्या। ये फर्स्ट पेपर हुआ। फिर 10 पेपर, 20, 50, 100, तो उस चेकर की 500 टाइम्स रिवीजन होने वाली है उस क्वेश्चन की। तो मुझे बताओ कि आप भी एज अ चेकर हर एक पेपर के लिए सजेस्टेड रेफर करोगे क्या 500 पेपर तक? ऐसे करेंगे तो 1 साल के बाद रिजल्ट लगेगा। तो क्या होगा फिर चेकर का? उसको पूरे 20 लाइन्स ए एंड द कॉमा कहाँ पे है वो सब लर्न होगा क्या? 500 टाइम्स रिवाइज करने के बाद भी उसको क्या रिकॉल होगा? कीवर्ड्स लर्न हुए रहेंगे, करेक्ट? सो वही कीवर्ड्स जो उसको लर्न हुए हैं वो उसके आंसर, आपके आंसर में ढूंढ रहा है। तो उसको जो लर्न हुए हैं कीवर्ड्स वो आपने अंडरलाइन करके दिए हैं उसे, तो मार्क्स आ जाएंगे ना। इसलिए कीवर्ड्स का इतना इंपॉर्टेंस है। 20 लाइन में से जो 10 लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसको भी पता नहीं है क्या है, उसको भी वो 10 कीवर्ड्स ही पता है। ओके, और उसने जो मार्क किए हैं ना वो आपने भी अभी मार्क किए हुए हैं आपके नोट्स में, करेक्ट? बट आपने सिर्फ रिकॉल करके नहीं देखा है। सो स्टडी के टाइम आपको सिर्फ रिकॉल करके देखना है, रिकॉलिंग की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, या कीवर्ड्स राइटिंग की प्रैक्टिस करो, इतना ही करना है। ओके, और एक मैंने बताया है यहाँ पे, क्वेश्चन को आपके क्लाइंट का केस है ऐसे समझो। सो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा स्टडी करते वक्त। ये मैंने खुद किया था CA फाइनल में, ऑडिट के सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। कैसे समझो कि फ्रॉड का क्वेश्चन है तो आपके क्लाइंट प्लेस पे सच में फ्रॉड हुआ है तो नींद भी आएगी क्या आपको? सो फ्रॉड का केस हुआ है तो एज अ ऑडिटर हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप पहले दिमाग लगाओ, आपके पॉइंट्स नोट डाउन करो एंड देन उनके आंसर के साथ रेफर करो। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के इमीडिएटली आंसर रीड करना स्टार्ट करते हैं, पहले खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके क्लाइंट का केस है ऐसे समझो, आराम से दिमाग लगना स्टार्ट होता है। एज अ CA आप वहां पे क्या करते, ठीक है? सो इंटरेस्ट भी आएगा स्टडीज में एंड आपको पॉइंट्स ज्यादा लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे। सो इस केस में कारो एप्लीकेबल होगा, ऐसे 240 एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे 240 ने क्या गाइडेंस दिया है हमें एज अ ऑडिटर, हमें वहां पे क्या करना चाहिए, क्या ओपिनियन आएगा। ओके, उसके बाद ऑडिट का डिस्कशन चल रहा है तो एसेज रिलेटेड भी आपको एक गाइडेंस देना है। एसेज के आंसर कैसे लिखने हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल रहता है। सो कौन सा भी ऐसे जो होता है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में होता है प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, देन ऑडिट प्रोसीजर्स का पार्ट होता है एंड देन ऑडिट कंक्लूजन, मतलब वहां पे आपको रिपोर्ट या ऑडिटर्स ओपिनियन क्या देना है। तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आप ऐसे तो करेक्ट आइडेंटिफाई करते हो कि फ्रॉड का है तो 240 का लिखना है, बट क्या होता है 240 का जो आपको याद आ रहा है वो आप लिख रहे हो। ओके, सो 240 आइडेंटिफाई होने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑडिट प्लानिंग रिलेटेड पूछ रहा है या ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटेड पूछ रहा है या ऑडिट का ऑडिटर्स ओपिनियन देना है। ओके, सो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो व्हाट फैक्टर्स यू विल कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। सो ये ऑडिट प्लानिंग का पार्ट आया, या एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब वहां पे ऑडिट प्रोसीजर लिखनी है आपको, ठीक है? या ऑडिटर्स ओपिनियन तो वो डायरेक्टली पूछते हैं कि राइट ऑडिटर्स ओपिनियन या राइट ऑडिटर्स रिपोर्ट पैराग्राफ वगैरह, तो वहां पे ओपिनियन का ही पैराग्राफ आना चाहिए।
स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो मुझे रिकॉल हो रहा है वो मैं लिखूंगा, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, तो उसके लिए मार्क्स मिलते नहीं है, 2-2 पेजेस भी आपने लिखे तो भी। तो पहले तो ऐसे आइडेंटिफाई करो नंबर, उसके बाद आपको पैराग्राफ भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्लानिंग के ऊपर है, प्रोसीजर के ऊपर है, या ऑडिट ओपिनियन देना है आपको, ठीक है। यस, देन अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ये आपको कब करना है, एग्जाम में भी करना है, बट अभी स्टडी करते वक्त भी कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। एमसीक्यू बुकलेट आपको दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, आरटीपीज एमटीपीज में भी एमसीक्यूज है, करेक्ट। सो उसकी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंसेप्ट क्लियर है तो मैम एमसीक्यूज आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। अगेन मैंने जो क्रिकेट का एग्जांपल दिया वैसे ही हुआ ना, क्रिकेट के कंसेप्ट आते हैं तो आ ही जाएगा, कि तो वैसा नहीं है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी, एंड एक बार से नहीं होगा वो बुकलेट, एक बार करके नहीं होगा, 4 to 5 टाइम्स करना पड़ेगा आपको वो बुकलेट भी। ओके, ऑल इंडिया रैंकर्स मिनिमम उनका 27 वगैरह स्कोर होता है, 25-27 आउट ऑफ 30 एमसीक्यूज में ही, तो इसलिए तो उनका थेरी भी 70-77 आ रहे हैं ना, थेरी में भी। ओके, एक पेपर में तो हमने 30 आउट ऑफ 30 भी देखा है एमसीक्यूज में। सो इसलिए 4 to 5 टाइम्स आपने वो बुकलेट किया तो आराम से आपका भी स्कोर यही आएगा, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो सारे सॉल्व करने ही है। अभी एमसीक्यू का रीडिंग कैसे करना है, जैसे मैंने डिस्क्रिप्टिव का बताया आपको, पहले लास्ट लाइन पढ़ो, तो एमसीक्यू के लिए भी पहले आप ऑप्शंस पढ़ोगे, ऑप्शन से थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है क्वेश्चन किसके ऊपर है, फिर क्वेश्चन पढ़ो, एंड अगर वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है तो लास्ट में केस स्टडी पढ़ना है। मतलब आप जो अभी कर रहे हो एग्जैक्टली उसका अपोजिट करना है। अभी आप क्या करते हो, पहले केस स्टडी पढ़ते हो, वो बहुत सारा पैराग्राफ दिया रहता है, कभी कभी केस रिलेवेंट वो एमसीक्यू होता भी नहीं है, करेक्ट, वो क्वेश्चन केस से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए उल्टा सीक्वेंस याद रखना। स्टडी करते वक्त भी ऐसे ही पढ़ोगे, एंड एग्जाम में टेस्ट में भी आप ऐसे ही पढ़ोगे, पहले ऑप्शन देन क्वेश्चन एंड देन केस स्टडी। उसके बाद रिकॉलिंग प्रैक्टिस ऑफ कीवर्ड्स, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपके पास राइटिंग के लिए टाइम नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग के लिए, तो एटलीस्ट ओरली कीवर्ड्स रिकॉल करो, ठीक है। एंड इसके लिए क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी पड़ती है थ्योरी के लिए। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब कैसे, कल जो पढ़ा था वो आधे घंटे में रिकॉल करके देखो, एंड देन नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाओ। अगर आप मॉर्निंग में फ्रेश रहते हो तो पहले फ्रेश स्टडी स्टार्ट करना, आफ्टरनून में लंच ब्रेक के बाद अभी लग रहा है कि स्टडी नहीं हो रहा है तो कल का रिवाइज करो ना, या इवनिंग में लग रहा है कि अभी नहीं स्टडी का मन कर रहा है तो कल का रिवाइज करो। सुबह आप फ्रेश हो तो नया स्टार्ट कर दो, एंड जो क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है वो आफ्टरनून या इवनिंग में आप कर सकते हो। देन क्लासिफिकेशन इन एबीसी, ये थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी करना है, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए कैसे करोगे, जिसके आपको 10 कीवर्ड्स थे एंड 2-3 कीवर्ड्स ही आपको रिकॉल हुए, या कुछ भी रिकॉल नहीं हुआ, या दूसरा ही आंसर कुछ रिकॉल हुआ, मतलब इंटरप्रिटेशन गलत गया उस क्वेश्चन का, तो उसको ए मार्क करना है। ओके, जिसके आपको 70% आंसर रिकॉल हुआ उसको सी मार्क करो, एंड जिसको आपका 40 to 50% आंसर रिकॉल हुआ उसको बी मार्क करो, मतलब वो और 1-2 बार रिवाइज किए तो 60-70% आंसर उसका रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक है। सो एबीसी समझ में आ गया, थ्योरी में कैसे करना है। यस, यस, सो मेरी तरफ से ये सब गाइडेंस था फॉर थ्योरी सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। यस, सो इसके बाद मैं सीए गुरप्रीत सिंह सर को इनवाइट करना चाहती हूँ फॉर गाइडेंस। सीए गुरप्रीत सिंह सर ऑल इंडिया रैंकर है एट सीए इंटरमीडिएट एज वेल एट सीए फाइनल। सीए इंटरमीडिएट में सर ऑल इंडिया रैंक 23rd है, एंड सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 25 है, एंड सर मेरे स्टूडेंट थे फॉर सीए फाइनल टेस्ट सीरीज। सो सर आपको एज अ रैंकर गाइड करने वाले हैं, एंड आपको सेल्फ स्टडी गाइडेंस भी, डे वाइज प्लान भी बताने वाले हैं कि कैसे करना है, एंड उसके बाद हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, सो 1-2 ही मिनट रुको। Good evening, friends.
आवाज़ लाउड तो नहीं है मेरी ज़्यादा? ठीक है ना? ओके ओके। तो जैसा मैम ने इंट्रो दिया, मैं एक बारी अपना इंट्रो खुद भी दे देता हूँ। सो माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, CPT फर्स्ट इन पुणे सिटी, ओके, देन CA इंटर ऑल इंडिया रैंक 23 एंड फर्स्ट इन महाराष्ट्र स्टेट, and CA final all India rank 25, 3 years KPMG experience in mergers and acquisitions advisory, 3 years Fortune 500 company experience, and currently now I am teaching with Siley Success Mantra at CA Foundation at CA Inter level. CA Foundation I am teaching law and CA Inter I am teaching taxation. Okay? Now एक चीज मैं कहूंगा, जो अभी आपने स्लाइड्स देखी हैं वो सब निचोड़ है, मतलब जो रैंकर एक बता सकता था, जो वो एक्चुअली में फॉलो करता है, वो सारी चीजें मैम ने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर दी है। मतलब इससे ज्यादा कुछ बताने को बचता ही नहीं है। मैं खुद सोचता हूं कि यार मैम को इतना, मैम ने सब मतलब हर एक वीडियो से जो अच्छा पॉइंट था, जो किसी रैंकर ने फॉलो किया या जो एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा, वो आपको बता दिया। द मेन प्रॉब्लम वेयर इट कम्स इज द प्रैक्टिकलिटी, कि आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, है ना। तो मैं आपके साथ अपने थोड़े थोड़े बस छोटे से एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप कैसे उनको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करें। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करता था। फर्स्ट थिंग जो मैंने इंप्लीमेंट करी थी कि मैं घर पे पढ़ाई नहीं करता था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। बिकॉज घर में कुछ ना कुछ आपको काम बता दिया जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता था, पहली चीज। और अभी रिसेंट में मैं आपको बताता हूं, अभी इसी एग्जाम का केस हुआ है। तो मेरी वाइफ की एक फ्रेंड थी, ओके, वो 5-6 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हो रही थी। CA फाइनल का उनका बस एक ही ग्रुप बाकी था, 5-6 या ज्यादा ही अटेम्प्ट्स हो गए होंगे। तो इस बारी क्योंकि मैं पुणे शिफ्ट हुआ, तो मैंने उनको कहा कि आप, हम दोनों ही रहते हैं तो आप हमारे घर आके स्टडी कर लो, ठीक है। वो हमारे घर आ गई। उसने, आप ये मानेंगे कि वो जनवरी में हमारे घर आ गई थी। जैन से लेके उसने सिर्फ हमारे घर पे स्टडीज करी। हम दोनों अपने काम पे जाते हैं, ठीक है, वर्क पे जाते हैं। तो क्या होता है, वो घर पे अकेली पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। फोन वगैरह उसका हमने बंद करवा दिया था, सिंपल फोन उसको चलवा रहे थे। और इस टाइम वो क्लियर हो गई है, CA बन गई है फाइनली, एंड शी स्कोर्ड 209 आया उसका, 209 आया। बट उसको बहुत ही ज्यादा खुशी है क्योंकि वो बहुत टाइम से 180 और 200 के बीच में मार्क्स ला रही थी और वो 20 मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। तो जो मेन उसको हेल्प मिली, 2-3 चीजें उसने फॉलो करी जो मैंने देखा। एक तो अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, करेक्ट। हम लोग लेट ही जाते थे, इतना उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे क्योंकि उसकी पढ़ाई चल रही है, तो हम लोग भी उसको ज्यादा परेशान नहीं करते थे, करेक्ट। सेकंड, उसने फोन डिस्ट्रैक्शन, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी, वो हटा दी। थर्ड चीज है, उसने कुछ बुक्स वगैरह चेंज करी। अगर आप देख रहे होंगे आजकल जो CA फाइनल में फैकल्टीज चेंज हो रहे हैं, करेक्ट, जो नया ट्रेंड आ रहा है कि जो नए टीचर्स आ रहे हैं वो आपको समरी वीडियोस, रिवीजन वीडियो सब एकदम बिफोर हैंड दे रहे हैं। उसने बस वही किया, उन्हें एग्जाम से पहले वो खुद भी रिवाइज नहीं करके सिर्फ वीडियोस देख के गई है कि बॉस ये अच्छा अच्छा ये बता दिया, 1.5 पे वीडियो देख रही है और पूरा, क्योंकि वो कहती थी मैं कभी पूरा रिवाइज कर ही नहीं पाती थी, हमेशा यही होता था, आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज। पढ़ा तो है लेकिन रिवाइज नहीं हो रहा। तो वो वीडियोस देख के गई और कह रही है इस बार कॉन्फिडेंस तो आया कि यार हाँ चलो रिवाइज हो चुका है। तो पहली चीज ये कि सबसे पहले जो मैं लाइब्रेरी जाता था उसका मुझे बहुत हेल्प मिलता था। मैं भी मोबाइल बंद कर देता था, एक सिंपल फोन ले लेता था, 3-4 महीने वही, क्योंकि अब कुछ करने को होता ही नहीं है उसके अलावा, है ना। लेकिन ऑडियोज मुझे सुनने होते थे। जैसा मैम ने कहा कि ऑडियोज ऑडिट और लॉ के लिए मैं सुनता था, उस टाइम पे सनेदिया सराफ सर के चलते थे ऑडियोज, तो वो मैं सुना करता था। मैंने एक आईपॉड ले लिया था और उसी में ही हेडफोन, उसमें और कुछ नहीं चलता था, बस दैट इज अ म्यूजिक प्लेयर। उसमें मैंने वो, बस उसमें वही MP3 डले हुए थे और कुछ मोटिवेशन सॉन्ग्स, कि जब मुझे लगे कि यार नहीं अब तो बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा होता है जब हम बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, तो हम कुछ मोटिवेशन सॉन्ग डाले हुए हैं तो वो सुन लेता था। खाना खाने जा रहा हूं तो सर के ऑडियोज चल रहे हैं, करेक्ट। और आप एज अ रैंकर मुझे देख रहे हैं, बट ऑनेस्टली अगर मैं सच बताऊं तो मैं एक बहुत बड़ा फेलियर था। मैं मैम की टेस्ट सीरीज में आता था और फेल होता था। किसमें? लॉ और ऑडिट में। लॉ और ऑडिट में मेरे को आ रहे हैं 35-36 मार्क्स, मैं FR और SFM में पास हो रहा हूं और इसमें फेल हो रहा हूं। तो टेस्ट सीरीज का मुझे यहां पे बहुत फायदा हुआ कि मुझे पता चल गया कि मुझे टाइम कहां एलोकेट करना है। मैंने सब्सटेंशियल टाइम बढ़ा दिया ऑडिट का, मैंने सब्सटेंशियल टाइम बढ़ा दिया लॉ का। यानी टेस्ट सीरीज को मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं पास हो रहा हूं कि किस लिए, सिर्फ देने के लिए। मैंने सिर्फ उससे ये सीखा कि मुझे ये पता चल गया कि अब FR SFM नहीं भी पढ़ूंगा ना तो चल जाएगा, पास तो हो जाऊंगा, लेकिन अगर इसमें एक में भी अगर मैं रह गया तो रह गया ना। तो मैंने, और ऑडिट को मैंने इसका बना लिया, मतलब मैंने सोचा क्योंकि उस टाइम पे इसका होता था, मैंने कहा ये ग्रुप 1 का इसका है,
इसको आप भले ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना भी हो, वहां अगर आप प्रैक्टिकल लिखोगे नहीं पास होगे फॉर श्योर। आपको जो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है अगर आप वो लिख रहे हो ना, आप शॉर्ट पास हो जाओगे। तो मैंने उसको एज इसका समझा, मैंने कहा बॉस जो यहां लिखा है वो वहां उसका 50% भी मैं लिख दूंगा ना तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उतना लिखना तो चाहिए ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये चीज भी मैंने फॉलो करी कि टेस्ट सीरीज में जो मेरी हेल्प हुई वो सिर्फ ये हुई कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ माय वीक सब्जेक्ट्स, कि मेरे वीक सब्जेक्ट्स ये हैं उनको इंप्रूव करने के लिए मैंने आवर्स बढ़ाए। नहीं तो अगर मैं टेस्ट सीरीज नहीं देता मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलता कि मैं लॉ और ऑडिट में, क्योंकि पढ़ता मैं सभी इक्वल रहा था 2-2 घंटे, लेकिन फिर मुझे समझा कि बॉस यहां 4 घंटे देने की जरूरत है, एफआर में टाइम कम किया जा सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है। देन एक और जब मैं प्रैक्टिकलिटी की बात आता हूं कि हाउ टू इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता था, ओवरऑल मैं ये डेडलाइन सेट कर लेता था कि इस टाइम तक मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस टाइम तक मेरा सब्जेक्ट ये ओवरऑल। अभी तक कुछ डिटेल्ड प्लान नहीं बना है, सिर्फ ओवरऑल मैंने फर्स्ट रिवीजन इस सब्जेक्ट का इस तारीख तक हो जाएगा, सेकंड सब्जेक्ट पूरा ओवरऑल एक पिक्चर आ गया 3-4 महीनों का नेक्स्ट। ठीक है। फिर क्या करता था मैं, सिर्फ और सिर्फ 15 डेज का टाइम टेबल बनाता था, नेक्स्ट 15 डेज का टाइम टेबल। ओके, मॉर्निंग 6 to नाइट 12 और कई बार 1, इतना लंबा टाइम टेबल वो रहता था। और वो जब आपने 15 दिन का टाइम टेबल बनाया, मैं सिर्फ 15 दिन का क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अगर 15 दिन बाद ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाता हूं, फॉर श्योर आप कितने भी अच्छे प्लान बना लीजिए वो कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है, कुछ चीजें कम होगी कुछ चीजें ज्यादा होंगी, बट कहीं ना कहीं वो वेरिएंस रहता ही है। तो नेक्स्ट 15 डेज जब मैं बनाऊंगा तो पुरानी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, वो इसलिए 15 डेज का बनता था। अब प्लान तो बना लिया बट उसको 100% मैं उसे एग्जीक्यूट करना चाहता था जितना ज्यादा वो हो सके। तो मैं 2 चीजें करता था, मैं एक स्टिकी नोट की बुक ले रखी थी मैंने, और एक और बुक ले रखी थी। ठीक है, स्टिकी नोट में मैं क्या करता था, रात को अगले दिन जो करना है उसको स्टिकी नोट पे लिख लेता था, लिख लिया, सुबह उठ के दोबारा एक स्टिकी नोट बनाता था सेम चीज का, कि मेरे दिमाग में वो 2 बार ही जाए कि बॉस मुझे ये करना है, कर लिया, बना लिया स्टिकी नोट, अपने जो स्टडी टेबल था उसके सामने लगा लिया, सुबह 6 बजे की बस ये मेरे को आज का टाइम टेबल है, 2 घंटे पढ़ा। ठीक है, सिंपल फोन में अलार्म लगा रखे हैं उसी के हिसाब से कि हर 2 घंटे बाद ये वाइब्रेट होगा और मुझे याद आ जाएगा कि बॉस चेंज करना है या सब्जेक्ट चेंज करना है या जो भी उसके बाद की एक्टिविटी है वो करनी है। तो वो फोन में अलार्म बस 2 घंटे बाद बज जाएगा, हर 2 घंटे पे मैं नॉर्मली सब्जेक्ट चेंज करता था, क्योंकि ज्यादा पढ़ता था ना तो बोर हो जाता था। तो एवरी 2 आवर्स आई यूज्ड टू चेंज माय सब्जेक्ट, और दिन में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट में पढ़ लेता था इसी हिसाब से। नाउ जो जैसे ही मेरा वो 2 घंटे हुए और वो हो गया तो मैं उसको टिक कर देता था, फिर 2 घंटे हुए फिर मैं उसको टिक, तो इससे टिक लगता था, करेक्ट, सारे टिक्स हो गए। रात को मैंने उसे जो एक नोटबुक बनाई हुई थी उसमें चिपका लेता था, और ऐसी करके डेट लिख के मैं कॉपी में भी एक ट्रैक रहता था कि कितनी चीजें होती चली जा रही हैं, और इससे मेरे को हेल्प होता था कि वो एक्चुअली मेरा जो प्लान है वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर मैं बस लास्ट 15 डेज के बाद उन 15 दिनों में यही देखता था जहां पे टिक नहीं लगे हुए हैं, यानी वो चीज नहीं हुई होगी ना, तभी तो उस पर मैंने टिक नहीं लगाया। तो उन चीजों को मुझे दोबारा नए 15 डेज के प्लान में इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैम ने जो स्ट्रेटेजीज बताई हैं, करेक्ट, और आपको सारी मेहनत अब खुद करने की जरूरत है ही नहीं। ये जो आपके समरी नोट्स हैं ये सब अच्छे फैकल्टीज आ रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। आपको अपना टाइम नहीं देना, आपको सिर्फ उन्हें सुनना है, उनके बुक्स मंगा लेनी है, ऑडियो समरीज टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है। क्या नहीं मिलता आजकल टेलीग्राम पे, वहां से सब टाइम पे डाउनलोड करके रख लेना है। यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना, अगर यूट्यूब पे मिल रही है ना डाउनलोड करके रख लो, हो सकता है कल डिलीट हो जाए, वी डोंट नो कि कब उसका पर्सन उसको डिलीट कर दे। आप अपने पास रखिए और लास्ट डे का वही देख के जाइए, अगर आप खुद से रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो बहुत हेल्प करेगा ये आपको, क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत तो सब लोग कर रहे होंगे फॉर श्योर। आप सीए फाइनल तक आए हो और मेहनत नहीं करते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, और कर रहे होंगे, लेकिन आप जो ये जो थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है ना पास होने में, इसको आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज, थोड़ी सी बुक्स चेंज करके ही गेम बदलना पड़ेगा। जितनी मैम ने बातें बताई हैं दैट इज मोर देन इनफ, ओके, मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज नाउ यू हैव टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। ठीक है, एक और चीज जो मैंने फील करी थी टेस्ट सीरीज लगाने के बाद, मैं बहुत अच्छे पढ़ गया, 50% का सिलेबस के लिए मैं 50% पढ़ के आ गया। ठीक है, दिक्कत यही थी, 50% के सिलेबस के लिए मैं 50% पढ़ के आ गया, लेकिन 50 और 80 के बीच में जो गैप है ना वो 30% कंप्लीट करने के लिए इनफ नहीं है। यानी अगर आप 50% सिलेबस के लिए आ रहे हैं और सिर्फ आपने तब तक 50% तक की ही स्टडीज कंप्लीट करी हुई है, तो नेक्स्ट 30 आप 80% वाला पेपर नहीं दे पाओगे, फॉर श्योर नहीं दे पाओगे, कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ये फिर मुझे ये समझा कि बॉस अगर आप 50 वाला देने जा रहे हो
तो 80% तक का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द 50% ओनली। वरना उसके बीच में क्या होगा, आप 80 वाला पेपर फॉर श्योर अगर आपने पैसे भी भरे ना आप मिस कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा पढ़ाई हुई नहीं है, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना, ये वाली प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो इट्स बेटर टू प्लान इन एडवांस, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे को समझा, मैंने कहा यार गलत हो गया, तो नहीं कर पा रहा हूं मैं उस चीज को प्लान, है ना। तो वो चीज हो गई। देन मैंने यहाँ पे आपका डे वाइज एक बनाया, आवर्स वाइज, ठीक है। आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली आपके पास 104 दिन है, मैंने आपके 1 नवंबर तक लिए हैं, 104 डेज हैं आज की तारीख से। अगर हम कल से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो करेक्ट। मैं मानता हूं कि अफेक्टिव स्टडी 10 घंटे होती है, 12 14 ये सब अफेक्टिव होना, एवरेज आप 10 घंटे निकाल पाएंगे, 10 आवर्स स्टडी कर पाएंगे। तो टोटल जो आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं फॉर ऑल द स्टडी, राइटिंग प्रैक्टिस जो भी है, वो 1040 आवर्स से ज्यादा नहीं होंगे अफेक्टिव, करेक्ट। देन आवर्स पर सब्जेक्ट की बात करता हूं, क्योंकि आपको मैम ने बताया कि मल्टीपल हमें रिविजन करने हैं, करेक्ट। तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, यानी आप 4 सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर करने वाले हैं, और अगर आप 4 सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर करने वाले हैं, तो 1040 डिवाइड बाय 4, आपके पास टोटल 260 आवर्स हैं पर सब्जेक्ट, करेक्ट। टोटल अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास 260 घंटे होते हैं। इसको आपको सिंपल ये करना है, फर्स्ट रिवीजन 120 घंटा, सेकेंड रिवीजन 70 आवर्स, थर्ड रिवीजन 40 आवर्स, फोर्थ रिवीजन 30 आवर्स हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज भी ये थोड़ा डिफर करता है एक्चुअली, प्रैक्टिकल में होगा तो फर्स्ट रिवीजन थोड़ा ज्यादा लगेगा बिकॉज वहां क्वेश्चन सॉल्विंग होती है, लेकिन जहां मैं लॉ की बात करता हूं तो वहां पे आवर्स फर्स्ट रिवीजन के कम होंगे, बट वहां पे रिवीजन उसके ज्यादा होंगे, क्योंकि वो आपको याद रखना है, वो आपको रट के जाना है। उसके लिए भी मैं एक चीज, मेरे को भी बहुत डर लगता था कि बॉस याद नहीं रहता है, लॉ इतना वास्ट है, ऑडिट इतना वास्ट है। उसके लिए क्या करने का, मैं डेली हेडिंग्स लिख के देखता था उनकी, जो चैप्टर की हेडिंग्स है ना, एटलीस्ट मैं पूरे चैप्टर की हेडिंग्स सुबह उठ के लिख के देख लेता था कि हाँ कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है, ये आएगा ये आएगा। उसके बाजू में लिख ली, कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कर ली, बट वो डेली आपको करनी है। वो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना हेडिंग की, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बुक तो बहुत ज्यादा सिलेबस एक्चुअली में वास्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको तो उसको कंसाइज करते चले जाना। और आपको लिखने वहां पे 20 ही पेज है, 20 25 30 पेज से ऊपर आप लोग थ्योरी में नहीं भरते हैं। तो जब लिखने ही इतने कम है और हम पढ़ के इतना जाते हैं, तो बस हम मेन चीजें तो लिखेंगे, करेक्ट। और मैम ने वो वाला पॉइंट भी सही बोला है। अभी मैं यहाँ पे चेकर भी हूं, तो चेक भी करता हूं मैं कॉपीज, तो ऑनेस्टली मैं दोबारा सजेस्टेड नहीं देखता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले सजेस्टेड एक बार रीड कर लेता हूं, टोटल 7 क्वेश्चन का सजेस्टेड रीड कर लिया, ठीक है, उसे बाजू में रख देता हूं, और फिर मैं कॉपी चेक करना स्टार्ट करता हूं। तो यानी मैं सजेस्टेड को सिर्फ एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद दोबारा रेफर नहीं करता हूं। और सही में मैं सिर्फ वही कीवर्ड देखता हूं जो मुझे याद है कि नहीं है, मैं उनको फाइंड आउट करता हूं, और जिसने वो दिए होते हैं मैं उसको फुल आउट ऑफ फुल भी देता हूं कि बॉस इसकी तो क्वालिटी आ रही है, यही सब लिखा होता है स्टडी वो सजेस्टेड में भी, तो सेम चीज है। और 5 मिनट से ऊपर एक कॉपी को मैं नहीं देता हूं, मैक्सिमम 5 मिनट देता हूं, 5 मिनट्स फॉर चेकिंग, 2-3 मिनट्स फॉर माई कमेंट्स, दैट्स इट। इतना ही टाइम, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू की कॉपीज में, बट उसके बाद लर्निंग कर्व आ जाता है मेरा, और कॉपीज जो होती हैं वो जल्दी चेक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और 2-3 क्वेश्चन में ही मुझे पता चल जाता है कि वो बच्चा कितने स्कोर करने वाला है, पहले 2 क्वेश्चन में कि इसकी क्वालिटी, इस कॉपी की क्वालिटी क्या आ रही है, क्या ये वो बच्चा लिख पा रहा है कि नहीं, है ना। तो वो चीज, और कईयों को तो 2 ही पेज में खत्म भी हो जाती है, तो उन कॉपियों से भी मैं ज्यादा खुश होता हूँ ऑनेस्टली। एज अ चेकर मेरे को अच्छा लगता है कि जब कोई कम लिखता है, मैं क्या यार कम चेक करनी पड़ेगी। 2 ही लोग, एक या तो जिसने बहुत अच्छा लिखा हो तब खुशी होती है यार कितना मेहनती है, चेक करने का मजा आ रहा है, और दूसरा जिसने कुछ ना लिखा हो कि एक आधा पेज भर के, मैंने कहा अच्छा हुआ ठीक है। लेकिन जो बीच में आता भी नहीं है और भरना भी चाहता है, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं उसे, लेकिन उसने कॉपी भरी हुई है, मार्क्स मैं नहीं दे रहा हूं बिकॉज जो सजेस्टेड से अगर मैच नहीं हो रहा है, और अगर उसने खुद का कुछ लिखा है तो मैं चाह कर भी मार्क्स नहीं दे सकता। मैं किस बेसिस पे उसको मार्क्स दे दूं, थोड़े बहुत उसने पूरा अगर पेज भरा हुआ है ना, मैच नहीं हो रहा है, तो मैं एक मार्क दे देता हूं आउट ऑफ 4 की, ऐसा ना लगे कि कुछ भी नहीं दिया, 1 मार्क दे दो, 1 मार्क दे दो। लेकिन अगर आप 1-1 मार्क भी ले लोगे तो भी फिर पास नहीं होता है, आपको कम से कम 3-3 मार्क्स तो चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे पता है पेपर नॉर्मली और थ्योरी में आपको पेपर भी ना पूरा सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल का गेम अलग है, प्रैक्टिकल का गेम है अगर पूरा सॉल्व नहीं भी हुआ ना तो भी पास हो जाएंगे, एग्जाम्पशन भी आ जाएगा, बट थ्योरी का गेम अलग है, क्योंकि थ्योरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन हो रहा है कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको उसे भी पता है कि आपने 100% तो ठीक लिखा नहीं होगा, तो वो देख के भी 3 दे देगा आपको, करेक्ट। तो वहां पे हमें ज्यादा से, थ्योरी में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल में कम करना है, सही करना है, करेक्ट। लेकिन थ्योरी में जितना ज्यादा पेपर मेरा कवरेज होगा ना, उतने ज्यादा मेरे मार्क्स चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ओके, सो ये आपका मैंने बता दिया फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं
तो 130 पर सब्जेक्ट आता है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऑब्वियसली, थोड़ा और कम टाइम देना, बिकॉज आप दोनों ग्रुप के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली टाइम आधा हो जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए, करेक्ट। देन जनरल एक दो बातें और बताऊंगा। यस, तो सोर्स ऑफ स्टडी आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए, करेक्ट। पास्ट ईयर क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी और किसी का स्कैनर, किसी भी टीचर का स्कैनर चलेगा, खासकर थ्योरी में तो ले ही लेना क्योंकि बुक क्वेश्चंस लिमिटेड है, स्टडी मटेरियल में भी आरटीपी एमटीपी तो आते हैं। ऑडिट के जैसे पंकज गर्ग सर की बुक चलती है, ऑब्वियसली उसमें सारे क्वेश्चन हर सोर्स के कवर होते हैं और थोड़ी लैंग्वेज भी ठीक करी हुई है कि याद रह जाती है, करेक्ट। देन सब्जेक्ट वाइज ट्रैकर आप बना सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, ये भी आप अपने टेबल पे लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा ना बच्चों, चैप्टर नेम आपने लिख लिए, जैसे देखिए मैंने एसएफएम का बनाया है, ठीक है, यहां पे मैंने क्लासेस कर ली है क्या उसकी, तो उस पर टिक लग जाएगा, ठीक है। उसके आगे उस चैप्टर के आगे कि हाँ क्लास कंप्लीट हो गई, टिक लग गया। आईसीआई की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन और इल्यूस्ट्रेशन दोनों हो गए हैं क्या, उस चैप्टर के टिक लग जाएगा, करेक्ट। जिस भी टीचर का आप स्कैनर फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट, वो हो गया है क्या, उसके आगे मतलब जैसे चैप्टर वाइज, और इसको चैप्टर वाइज ही अप्रोच करना है। यानी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे हैं एसएफएम का, तो आपको उसका स्टडी मटेरियल के भी सारे क्वेश्चन एक बारी में कर लेने हैं, फिर स्कैनर भी कर लेना है, करेक्ट। वो सारी चीजें एक साथ ही कर लेनी है क्योंकि फिर आपको छोड़ना नहीं है। जब उस चैप्टर को कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करके ही, और उसी टाइम पे मैम ने कहा कि मार्क करके रख लेने एबीसी एनालिसिस के अगली बारी कितने क्वेश्चन करने हैं कितने नहीं करने। अगर फर्स्ट टाइम आप 100 कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम 50-40 ही करेंगे, करेक्ट। हमें सब्सटेंशियली क्वेश्चन गिराना है ना, दोबारा हम उसको नहीं करते। बहुत बच्चे ये नहीं करते और फिर बाद में उन्हें रिवीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, करेक्ट, ठीक है। देन आईसीए एमसीक्यू बुकलेट, यहाँ पे अगर जिस सब्जेक्ट की है वो आपने सॉल्व करी है कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों से हम पूछते हैं, वो कहता है और आदि कर जाता है, कहता है केस सिनेरियो नहीं करे थे, वो आगे वाले एमसीक्यू कर लिए थे, केस सिनेरियो छोड़ दिए। तो हमें पूरी करके जानी ही जानी है, ऑप्शन में तो नहीं छोड़नी है, करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन हमें पता नहीं है एक्चुअली में वहां क्या आते हैं, क्योंकि पेपर तो अभी शेयर नहीं हो रहे, बट हम ये मानते हैं कि एटलीस्ट जो इंस्टीट्यूट ने दिया उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन वहां पे आते होंगे, ठीक है। देन आता है आपका आरटीपी एमटीपी ट्रैकर, ठीक है, आरटीपी एमटीपी ट्रैकर आता है आपका। इसमें क्या होगा, आपको हर सब्जेक्ट के आरटीपीज और एमटीपीज करने हैं, आपको पता है। तो इसमें मैंने तीन अटेम्प्ट के करने हैं, मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 लास्ट एग्जाम्स के करना चाहता हूं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आरटीपी नवंबर, जब ये कब होगा, जब मैं पूरा एफआर सॉल्व कर चुका हूँ, आरटीपी तभी आता हूं मैं, या एमटीपी भी तभी आता हूं मैं। तो जब मैंने आरटीपी सॉल्व किया तो मैं उसके आगे टिक लगा लूंगा और वहां पे भी एडजस्टमेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लूंगा, करेक्ट। आरटीपी में किया, उसके आगे मार्क कर लिया नवंबर 20। तो आपको ये पता रहेगा, एक ही पिक्चर में पता रहेगा कि आपने कितने आरटीपी और कितने एमटीपी, सिर्फ इसी से ही आपको पता चल जाएगा देखते ही कि अच्छा इतने मैंने करे हुए हैं। और ऊपर आपके पास हर सब्जेक्ट का भी ट्रैकर है कि हर सब्जेक्ट में जितने ज्यादा चैप्टर, नॉर्मली क्या होता है जब भी आप कोई भी चैप्टर करेंगे ना उसके आगे चारों ही टिक होंगे, यही होता है। इवन यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए रिवीजन 1 डन हो गया क्या, रिवीजन 2 डन हो गया क्या, क्योंकि ये सब तो पहली बार तो आप 100% करते हो, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ी आप 100% करोगे। तो रिवीजन कितनी बार हो गए वो भी आपको देखते पता चल जाएगा। अच्छा इस चैप्टर का मैंने 4 बार रिवाइज किया, अच्छा इस चैप्टर का 2 ही बार हुआ है, बट आपको पता है कि कौन से चैप्टर पे आपने ज्यादा फोकस किया हुआ है। और आप उस चैप्टर को रिवीजन भी एबीसी एनालिसिस की तरफ से कर सकते हो कि अगर ए कैटेगरी का चैप्टर है तो उसको 4 बार करना है, लेकिन बी कैटेगरी का है तो कोई बात नहीं 2 बार भी किया तो चल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वो आपको यहीं पे ये एक ही पेज से, यानी एक ही सब्जेक्ट के पेज से आपको पूरी पिक्चर दिखती रहेगी कि अच्छा मैं आज यहाँ पे और इतने चैप्टर हो चुके हैं, करेक्ट। सबसे पहले तो यही टिक लगने स्टार्ट होता है, इससे इजीली ट्रैक रहता है, मतलब एक्चुअली में ट्रैक रहता है अपने गोल्स का कि मैं कहां पे आज की तारीख में स्टैंड करता हूं, बस उस पर टिक लगाते जाना। पता चला करते जा रहे हो टिक नहीं लगा रहे हो, कहीं नहीं पहुंचा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। ओके ओके, एंड मिनिमम आप 2 टेस्ट तो दो हर सब्जेक्ट के, और थ्योरी के तो जरूर दो, करेक्ट। प्रैक्टिकल तो क्योंकि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होती है, बट थ्योरी के तो आपको देने ही चाहिए, क्योंकि पहली बार लिख के देखोगे तो पता चलेगा ना कि क्या मार्क्स आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट चीजें पता चलेंगी। देन ओवरऑल प्लान आपको बना लेना है 3.5 मंथ का। जैसे मैंने बताया ना, सबसे पहले प्लान बना लो, ये इतने महीने में कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर वाइज देख के प्लान बना लिया। उसके बाद डिटेल प्लान फॉर एवरी 15, आप कम भी बना सकते हो ज्यादा भी, बट 15 मुझे लगता है कि हो जाता है, कि 15 का थोड़ा आइडिया हो जाता है और थोड़ा बड़ा भी होता है, क्योंकि प्लान बनाने में भी टाइम जाता है। अगर मैं उसको बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे रख देता हूं हर 5 दिन बाद, तो एक्चुअली में आधा दिन तो वो प्लान बनाने में ही जाता है।
तो वो भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं ना। तो 15 डेज इज ओके कि एक महीने में 2 बार बैठना है प्लानिंग को देखने के लिए, और उसमें आप अपना स्टेटस भी देख सकते हो इन्हीं 2 पेपर से कि बॉस मैं यहां खड़ा हूं इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा दो। भाई जिस सब्जेक्ट में कम टिक लगे हुए हैं उस सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा दो, जिस सब्जेक्ट में टेस्ट में मार्क्स कमा रहे हैं उस सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा दो अगले 15 डेज के प्लान में। और फिर देखो 15 डेज के प्लान चेंज करने के बाद क्या मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वहां पे टिक्स ज्यादा लगेगी, ऑब्वियसली लगेंगे, मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगा, दोनों ही चीजें होंगी जब आप उस पर टाइम देना ज्यादा शुरू कर दोगे, फॉर श्योर फॉर श्योर। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही, ज्यादा नहीं, इतना। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो अब हम पर्सनल डाउट्स, मैम भी है मैं भी हूं, ले लेते हैं। जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं जिस भी रिगार्डिंग, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ले सकते हैं, है ना। वो चैट पे लिखेंगे क्या या बोलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आवाज तो नहीं आएगी हमें, माइक ही है तो चैट पे लिख सकते हैं वो लोग। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।